नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु साइंस से टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे एक्सप्लेन करके एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले साइंस से जो भी प्रश्न होंगे उनका तैयारी अच्छी तरीका से हो सके। आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं तो इस चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग की बेहतरीन तैयारी हेतु एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप लोग में से जो व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम चलाते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपका क्लास होते हैं सबका लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लगातार रूप से हम सेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वह उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे प्राध्वनिक तरंगे, बी में प्रस्रवित तरंगे, सी में दोस्तों अपस्रवित तरंगे, और डी में दोस्तों सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। लेकिन एक चीज है, अगर हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोले कि ये प्रस्रवित तरंग उत्पन्न करते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। क्यों नहीं समझ पाइएगा ये चीज जानिए। आप में से यहाँ पे 50% ऐसे स्टूडेंट है जो कि नहीं जानते हैं प्राध्वनिक तरंग क्या होता है और प्रस्रव तरंग क्या होता है और अपस्रव तरंग क्या होता है। तो ये चीज सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, तभी आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को याद रख पाएंगे और आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे तो आप लोग जो है सही बना भी पाएंगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्वनि के 3 तरंग होते हैं। ध्वनि के कितने तरंग होते हैं दोस्तों? 3 तरंग होते हैं। 3 तरंग में कौन कौन आते हैं वो देखिए। यहाँ पे आपका प्राध्वनिक से लेकर के जो ये अपस्रव ध्वनि तरंग है, यही तीनों है। इसमें दोस्तों ये आता है आपका पहला प्राध्वनिक तरंगे, प्राध्वनिक ध्वनि तरंगे। दूसरा है यहाँ पे दोस्तों आपका प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे, और देखिए यहाँ पे तीसरा है आपका अपस्रव्य ध्वनि तरंगे। तो यहाँ पे हम आपको तीनों के बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आपको छूटे नहीं। प्राध्वनिक तरंगे को हम लोग इसको दोस्तों हम लोग श्राव्य ध्वनि तरंगे बोलते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ये प्राध्वनिक तरंगे जो होती है ये दोस्तों 20 HZ से लेकर के दोस्तों यहाँ पे आपका 20,000 HZ होती है। कितना? 20 HZ से ये 20,000 HZ होती है। HZ का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, इसको हम लोग दोस्तों हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। ये भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब आता है दोस्तों आपका दूसरा, यहाँ पे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे। तो प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे जो होता है ये होता है दोस्तों आपका 20 HZ। एक मिनट दोस्तों, ये जो प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे होता है ये होता है दोस्तों 20 HZ से ऊपर, 20 HZ से ऊपर वाले ध्वनि तरंगे होती है। अब देखिए जो प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे होती है ये देखिए प्राध्वनिक तरंगे जो होती है ये मनुष्य के लिए है। और यहाँ पे देखिए ये प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे जो है ये 20 HZ से ऊपर के ध्वनि तरंगे हैं। इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसको कौन कौन सुन सकता है? याद कीजिए दोस्तों, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे को कुत्ता, उसके बाद दोस्तों आपका आता है बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, और दोस्तों यहाँ पे आपका आता है चमगादड़। ये तीनों कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ ये प्रस्रव्य ध्वनि तरंग को सुन सकता है। प्रस्रव्य ध्वनि तरंग क्या होता है दोस्तों? ये 20 HZ से ऊपर के ध्वनि तरंगे होती है प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो आया दोस्तों, यहाँ पे चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वह उत्पन्न करते कौन ध्वनि तरंगे? तो यहाँ पे देखिए आपका विकल्प भी है प्रस्रविक ध्वनि तरंगे, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे कितने होते हैं? तो ये 20 HZ से ऊपर के ध्वनि तरंगे, तो मतलब इतना कम होते हैं जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। समझ रहे? इस ध्वनि तरंगे ये इतना कम होता है। 20 HZ से जितना ऊपर जाएगा उतना ध्वनि का मानक स्तर क्या होगा दोस्तों? घटेगा। उतना क्या दोस्तों? वो कम सुनाई देगा। 20 HZ तक सबसे कम होता है। 20 HZ से ऊपर गया तो इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे आपका अपस्रव्य ध्वनि तरंगे। तो ये अपस्रव्य ध्वनि तरंगे जो होता है ये 20 HZ से क्या होता है दोस्तों? 20 HZ से नीचे की ध्वनि तरंगे होता है और ये खतरनाक होता है।
क्या दोस्तों ये मनुष्य के लिए खतरा वाला ध्वनि तरंग होता है। ये अपसर्प ध्वनि, ये सबसे खतरनाक ध्वनि तरंग होता है जो कि मनुष्य के लिए घातक होता है, समझ रहे। ये इसमें बहुत तेज आवाज होती है अपसर्पित ध्वनि तरंगे में। तो 20 हर्ट्ज से ऊपर की ये ध्वनि तरंगे होती है, ये अपसर्पित ध्वनि तरंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए, समझ रहे आप लोग, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये अपसर्प ध्वनि क्या होता है, परासर्पित ध्वनि तरंगे कौन कौन होता है। मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये मनुष्य सुन सकता है। परासर्पित ध्वनि तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है क्योंकि ये बहुत कम धीमी आवाज होती है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। इसको कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है, बाकी मनुष्य नहीं सुन सकता है। अब आप लोग एक चीज और यहाँ पे याद कर लीजिए, आप लोग को जो भी प्रश्न बताए हैं A to Z प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये परासर्पित ध्वनि तरंगे कौन, चमगादड़ पता लग सकते, क्योंकि ये जो दोस्तों परासर्पित ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए देखिए, अतिचालक हुआ पदार्थ है, यहाँ पे वह पदार्थ है जिसका डैश शून्य होता है। तो देखिए अतिचालक, जितने भी अतिचालक पदार्थ होते हैं सभी का प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। समझ, सभी का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच कितने समय का अंतर होता है। यहाँ पे देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि जो पैड वाला बैच है उसमें हम ध्वनि का जो है ना आपको पूरा एक PDF बना के दिए हैं, पूरा आपको जो है थ्योरी हम दिए थे दोस्तों पैड वाला में। तो आप लोग जो पैड वाला स्टूडेंट है वो सभी इस सभी प्रश्न को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आपको वहां पे A to Z पैड वाला में आपको ये PDF दिया गया है, समझ रहे आप लोग। तो देखिए जो अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच जो अंतर होता है, समय का अंतराल होता है, वो 0.1 सेकेंड का होता है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये हाइड्रोजन क्लोराइड डैश है। देखिए यहाँ पे द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, बहुपरमाणु, नॉन ऑप्टिक, यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ये द्विपरमाणु होता है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, PBI प्रश्न है। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए जिंक है, रेडियम है, सीसा है, केडियम है। तो याद कीजिए दोस्तों, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो दोस्तों न्यूट्रॉन का अवशोषण होता है, इसके लिए जो दोस्तों केडियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। प्रश्न दोस्तों, अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना, तो आपको हम बताए थे CaO, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या दोस्तों, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपको बोले, देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ पे आपका होता है दोस्तों बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र, देखिए कोई भी चूना तभी बुझेगा जब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जल मिलाएंगे H2O। तो ये बुझा हुआ चूना जो बनेगा तो उसका सूत्र होता है दोस्तों, ये भी आप लोग CaOH2 होता है। तो यहाँ पे देखिए बुझा हुआ चूना CaOH2 हो गया, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर जल मिलाएंगे तो स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है और बुझा हुआ चूना का CaOH2 होता है। लेकिन अम्लीय मृदा को जो उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग घोर के नहीं करेंगे, समझे, क्योंकि इसको हम लोग पाउडर के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को कोई लाइक करते ही नहीं है, आप लोग अपने फायदा के लिए करते हैं। मेरे लिए भी कम से कम आप लोग इतना तो होगा कि नहीं, आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आते भाई, ठीक है। हम तो ये आपको देखिए कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे सोना, लोहा, जस्ता, सीसा, बताइए। तो देखिए सोना हो गया आपका, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए आपको बताते मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन है। तो आपका पहला आता है सोना, दूसरा आपका चांदी, सोना का Au होता है और चांदी का दोस्तों Ag होता है, और दोस्तों आता है आपका प्लेटिनम। क्या तो दोस्तों प्लेटिनम, इसको हम लोग प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का होता है आपका Pt यानी सूत्र।
ये 3 गो धातु है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये तीनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में। इस पर किसी प्रकार के बाह्य प्रभाव उतना फर्क नहीं पड़ता है, किसी प्रकार के बाह्य प्रभाव से इसको फर्क नहीं पड़ता है। चलिए याद रखिएगा, सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। यहाँ पे आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएंगे, यानी सोना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, यहाँ पे देखिए मीथेन है CH4, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात हो रहा है तो कौन सी कार्बनिक गैस नहीं है, कार्बनिक गैस का बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो है आपका मीथेन है, ये क्या है दोस्तों, ये अकार्बनिक गैस है, इसको हम लोग बोलते हैं CH4, समझिए। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है ये आपका C करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तम आयन विभव वाला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तम आयन विभव वाला तत्व, ये आपका दोस्तों आपका हीलियम हो जाता है। याद रखिएगा, उत्तम आयन विभव वाला तत्व हीलियम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसका हृदय शिरा युक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, उभयचर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा ये किसका हृदय जो है शिरा युक्त होता है। तो अगर आपको हम बात करें शिरा युक्त, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मछली। मछली के हृदय में कितने 2 कोष्ठ होते हैं, और समझ लीजिए यही 2 कोष्ठ, पहला आपका गिल्स हो गया और दूसरा इसके अंदर होता है। यही 2 कोष्ठ में ही मछली अपना पूरा प्रक्रिया आरंभ करते हैं। यही 2 कोष्ठ में O2 का भी यहाँ पे आपका सांद्र आरंभ करते हैं। तो ये चीज होता है कि मत्स्य यानी मछली का जो हृदय होता है वो शिरा युक्त होता है। ये आप लोग जानने का प्रयास कीजिए और इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। जो एडमसिया समुद्री, जिसको हम लोग समुद्री एनीमोन बोलते हैं, याद रखिएगा इसके दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पेनेट्यूला, जिसको समुद्री पीच बोलते हैं, किस संघ के उदाहरण है? दोस्तों आपको हम जो पैड वाला स्टूडेंट है, कल आपको दोस्तों हम देखिए, कल जो आपको PDF दी है वो आपको दिखा देते हैं। कल आपको दोस्तों जंतु के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित आपको PDF दे दिए हैं। देखिए आपको आप लोग को भी दिखा देते हैं PDF कैसा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कल आपको देते जंतु का वर्गीकरण वाला PDF कल आप सभी को हम प्रोवाइड किए हैं, देख लीजिए। ये वाला PDF आपको हम प्रोवाइड किया है, इसको याद कर लीजिएगा। जंतु के आवर्त वर्गीकरण वाला, देखिए प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत कौन जंतु आते हैं, मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन जंतु आते हैं। तो देखिए यहाँ पे A to Z आपको हम दिए थे। मोलस्का संघ में कौन आते हैं, घेंघा, सिप्पी आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे आता है आपका दोस्तों कौन, आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे देखिए आपका आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं, पेरिफेरा संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में मतलब आर्थ्रोपोडा इसको हम दोस्तों सिलेंट्रेटा बोलते हैं। तो सिलेंट्रेटा मतलब क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इसमें आपका आता है मक्खी, इसमें क्या कौन कौन दोस्तों आता है, आपका आता है यहाँ पे मक्खी, मच्छर और टिड्डा। यहाँ पे आपका तिलचिट्टा हो गया, खटमल हो गया, केकड़ा हो गया, और ये झींगा मछली। कुछ इसमें दोस्तों कुछ आपका इसमें जीव, जलीय जीव भी आते हैं। सिलेंट्रेटा में क्या आता है दोस्तों, आपका जलीय जीव भी आते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको जो PDF दिए हैं, 1 मिनट आप लोग सभी को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। पेरिफेरा संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो देखिए पेरिफेरा संघ में स्पंज, साइकन और माइनोनिया ये आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए प्लेटी हेलमिन्थिस संघ में कौन कौन आते हैं और एनिलिडा संघ में कौन कौन आते हैं, समझ रहे हैं। तो एनिलिडा संघ में आपका कौन कौन आते हैं, तो देखिए एनिलिडा संघ में आपका केचुआ और पालीगोडिया, नेडिस, और देखिए एक्रोडेट और केचुआ और जोंक, और देखिए एसके लेमेंथिस संघ में कौन कौन आते हैं। तो A to Z आपको हम प्रोवाइड कर दिए पैड वाला में, सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। चलिए हम अब चलते हैं अब क्लास में आगे। तो आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों, ये समुद्री एनोमेना, तो ये दोस्तों ये किस पिट्यूला, ये रिच किस संघ के उदाहरण है, तो ये सिलेंट्रेटा के उदाहरण है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं, एस्केलेंथिस के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, सब कुछ आपका पेड PDF में आप लोग जाके याद कर लीजिएगा, सभी बहुत ही अच्छा काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे, मनुष्य में शोषण रंजक होते हैं, देखिए हेमोसाइनिन और देखिए हेमोरिथिन और देखिए हीमोग्लोबिन और दोस्तों बीम है केरोटीन। तो देखिए मनुष्य में जो शोषण रंजक होते हैं वो हीमोग्लोबिन होते हैं। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए
अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? यहाँ देखिए सेल्यूलोज और देखिए ग्लैक्टोज, काइटिन और स्टार्च। अगर आप लोग बात कीजिएगा क्रस्टेशिया की, तो ये क्रस्टेशिया जो होता है इसकी जो त्वचा बनी होती है वो मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। देखिए क्रस्टेशिया से संबंधित यहाँ पे हम आपको 3 प्रश्न 4 दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्रस्टेशिया से संबंधित प्रश्न आएगा तो दोस्तों यही 3 में से वो आएगा। क्रस्टेशिया की एंटीनरी ग्रंथियां क्या कार्य करती है? यहाँ देखिए उत्सर्जन, शोषण, पाचन और परिसंचरण। तो देखिए क्रस्टेशिया की जो एंटीनरी ग्रंथियां होती है वो मुख्य रूप से उत्सर्जन की काम करती है। आंख मूंद के याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा जंतु क्लास क्रस्टेशिया से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों अगर हम आपको बात करें क्रस्टेशिया से संबंधित, यहाँ पे 2 तरह के जीव आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्रस्टेशिया से संबंधित आपका जलीय भी आते हैं, जलीय जीव। तो जलीय जीव भी आते हैं और दोस्तों स्थलीय जीव भी आते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर जंतु क्लास की बात करें तो इसमें आपका जलीय आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपको साइक्लोप्स। साइक्लोप्स जो है दोस्तों ये क्रस्टेशिया से संबंधित है। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों आप सभी के लिए। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में आप कुछ नहीं किए हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पे, किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान बोला जाता है? देखिए निम्नलिखित में किसको लाल रक्त कोशिका कब्रिस्तान बोला जाता है? पलिहा, पित्ताशय, वृक्क और यकृत। याद किए दोस्तों, लाल रक्त कोशिका कब्रिस्तान हम लोग दोस्तों किसको बोलते हैं? दोस्तों पलिहा को बोलते हैं। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एस्पार्टिक अम्ल है और टायरोसिन है और अर्निथिन है और दोस्तों अर्निजीन है। तो दोस्तों अगर बात करें कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता है तो याद रखिए दोस्तों अर्निथिन। कौन दोस्तों? अर्निथिन। याद रखिए दोस्तों अर्निथिन जो है ये प्रोटीन्स में, ये अर्निथिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो दोस्तों प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। समझ गए? यहाँ पे आपका विकल्प जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। बाकी दोस्तों एस्पार्टिक अम्ल है, टायरोसिन है और अर्निजीन है, ये सभी दोस्तों अमीनो अम्ल में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज तथा मास्ट कोशिका में पाई जाती है। कौन ऊतक पाई जाती है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बात की जाए फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोमास्ट, तो इसमें जो मैक्रो जो है इसमें मास्ट कोशिका में जो पाई जाती है वो मुख्य रूप से दोस्तों संयोजी ऊतक पाई जाती है। समझ रहे? तो देखिए यहाँ पे आपका तंत्रिका ऊतक जो तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है, न्यूरॉन उपकला ऊतक उपकला में पाए जाते हैं। बाकी आपका पेशी ऊतक जो होते हैं दोस्तों ये पेशी कोशिका में पाई जाती है, पेशी ऊतक। तो यहाँ पे आपका क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मेढक में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? सर्पिल, पूर्णभांजी, अंशभांजी, सतही। तो देखिए अगर मेढक में बात करें तो दोस्तों पूर्णभांजी विचलन पाया जाता है। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न आप लोग देखिए, स्तनी कोशिकाएं जो वायवीय रूप से ग्लूकोज का CO2 में उपापचय करने में सक्षम नहीं है वो कौन कोशिका है? यहाँ पे देखिए WBC मतलब होता है दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। RBC मतलब होता है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, RBC का मतलब क्या दोस्तों, बाकी आप इतना समझ लीजिए, लाल रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स मतलब क्या होता है? जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। कौन है दोस्तों? प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। ये आपको इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये प्लेटलेट्स क्या होता है दोस्तों, ये एक रक्त कोशिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब देखिए यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये देखिए श्वेत रक्त कोशिका के क्या कार्य है ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो श्वेत रक्त कोशिका होती है इसका मुख्य कार्य है शरीर में प्रतिरोध क्षमता यानी जीवाणु को नष्ट करना। समझ रहे? इसको हम लोग WBC बोलते हैं। RBC जो होता है इसका उत्पादन दोस्तों कहाँ से होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा से होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, RBC का उत्पादन कहाँ से होता है? ये अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। एक पॉइंट दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। अब दोस्तों आप एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि RBC जो होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। किस रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो याद कीजिए दोस्तों ये RBC में दोस्तों
एक मिनट दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें दोस्तों, तो ये आरबीसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको आ सकता है आपकी इंटेंसिका में, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए थे, किस रक्त कोशिका में, या दोस्तों लाल रक्त कोशिका में। और यही है दोस्तों स्तनीय वो कोशिका है जो ग्लूकोज का CO2 के रूप में उपाचय करने में सक्षम नहीं है। इसलिए दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज से शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है, समझ रहे। तो यही हो जाएगा आपका आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका है। याद रखिएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेटलेट का मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाना, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य शरीर में संवहन का कार्य करना, यानी जो एक एक बात होते हैं वो एक एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों, एक एक चीज को शरीर के विभिन्न भागों में बताना। तंत्रिका कोशिका मुख्य कार्य न्यूरॉन कोशिका का, समझ रहे, जो भी घटना कहीं घटते हैं तो उसका सूचना सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को मिलता है। और शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का बात करें तो यही तंत्रिका कोशिका पाया जाता है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका के रूप में। WBC का मुख्य कार्य इसका श्वेत रक्त कणिका, इसका मुख्य कार्य दोस्तों शरीर में जो है दोस्तों जीवाणु को नष्ट करना, प्रतिरोध क्षमता लाना, समझ रहे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हेबर्शियन तंत्र पाया जाता है किसमें दोस्तों, अस्थि में, त्वचा में, दांत में, पेशी में। तो दोस्तों ये हेबर्शियन तंत्र जो है ये अस्थि में पाया जाता है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग को जितने भी प्रश्न बताए, आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आए। तो सभी स्टूडेंट आप सबसे पहले तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। और देखिए जो स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, आप लोग जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है यहाँ से एसएमएस करके आप जो है हमारे पीडीएफ प्रोवाइड मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जो पेड पीडीएफ है स्टूडेंट के लिए, आप सभी पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आप सभी के लिए अब हम आपको सोशल साइंस का क्लास लेकर के कुछ ही पलों में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।